हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जैसा कि आपको पता है कि अभी 4 महीने बाद में अपना एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम है। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई थिंक अच्छी चल रही होगी। बस थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है आपको, थोड़ा और पढ़ाई की ज़रूरत है आपको, जिससे कि आप अभी आपका आई एम श्योर सिलेक्शन तो पक्का ही है सभी का। हाँ, बट अच्छे नंबर लाने हैं सबको, लाने हैं ना सबको नंबर। तो सबका जवाब होना चाहिए यस, क्योंकि किसी का भी कॉन्फिडेंस अभी कम नहीं होना चाहिए। सबका यही आंसर होना चाहिए कि हाँ मेरे अच्छे नंबर आएंगे इस बार। और जैसे कि कई बच्चों ने मेरे से पूछा था कि दीदी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताइए जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक्स रिपीट होके आते हैं। और मतलब मैं किसी चैप्टर की बात नहीं कर रही, चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक है जो रिपीट होके आते हैं, ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी। और मैं आपको ऐसे टॉपिक्स और बताऊंगी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप बस मेरे को कमेंट कीजिए कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मैं उस पर डिटेल में वीडियो लेके आऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी पहले बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। इनके मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी, पहले क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। उन चैप्टर को पढ़ना आपका आई एम श्योर कि 100% अच्छे नंबरों के साथ सिलेक्शन होगा। तो फर्स्ट चैप्टर है, आप नोट डाउन करते जाना प्लीज। फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते हैं। और थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर जो लॉज वगैरह दिए थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बायोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। बस आपको जो भी मैं चैप्टर बता रही हूँ ये सब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है और बार बार पढ़ते रहना। जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि दीदी मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन मैं भूलती जा रही हूँ। तो आप बच्चों उन चैप्टर्स को बार बार पढ़िए, जो मैं चैप्टर्स बता रही हूँ उन चैप्टर्स को बार बार पढ़िए प्लीज़। आप मेरी बातों को फॉलो कीजिए प्लीज़। और 6th चैप्टर है इवोल्यूशन और 7th है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ओपियोइड्स वगैरह है, जो ड्रग्स बताई जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं और इसके अंदर से भी एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे एनसीईआरटी की कोई ट्राइकोडर्मा, ऐसे एनसीईआरटी कोई लाइन दे दी। 9th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। 10th है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 10th और 9th है ना, बायोटेक्नोलॉजी दोनों प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, इसके अंदर भी जो पर्टिकुलर डाटा होते हैं वो आपको याद करने हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रिक्स चाहिए तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको पूरे डाटा इजीली याद हो जाएंगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें भी ओनली एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। मैंने इसमें आपको प्लांट किंगडम नहीं बोला है क्योंकि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। प्लांट किंगडम भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, जिससे फंजाई वगैरह ये सब पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी के अंदर से पढ़ना। 13 पे आता है एनिमल किंगडम, इसके अंदर भी आपको एग्जाम्पल्स और करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं क्योंकि इसके अंदर कौन सी, जैसे कि इसके अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, एंट्री केनाल प्रेजेंट है या एब्सेंट, ये सब आपको पढ़ना है इसके अंदर। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, इसके अंदर भी आपको फैमिलीज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और एनाटोमी आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो थोड़ी हार्ड रहती है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप एनाटॉमी स्किप कर सकते हो। और सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स, इसके अंदर से भी एनसीईआरटी पढ़ी है। और बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आप एनसीईआरटी खोलो उसके अंदर बॉक्स बने रहते हैं, जैसे ग्लूट4 ऐसे करके बॉक्स बने रहते हैं, तो उसके अंदर से भी 100% क्वेश्चन आता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे क्वेश्चन आता है उसके अंदर। फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर भी आपको डीपली नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं आपको वही पढ़ना है, ठीक है।
रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसके अंदर भी आपको जैसे हर साइकिल के आपको एंड प्रोडक्ट्स देखने हैं, जैसे एक ग्लूकोज से कितने एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि C3 साइकिल्स में एक से कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, और C4 साइकिल देखना है क्योंकि आपको कोरिलेट करके पूछ सकते हैं, और इनका एंड प्रोडक्ट ही पूछा जाता है मैक्सिमम, और इनकी साइट ये कहाँ पे होते हैं, और इनका रेगुलेशन फेज कि उस साइकिल का रेगुलेटरी फेज कौन सा है, ये पढ़िए आप, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप ये पढ़िए। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये तो सारा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, बट हाँ मैं आपको कह रही हूँ कि बार बार कह रही हूँ इस चीज़ को कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आता है। आप नोट्स वगैरह मत पढ़िए, और प्लीज़ किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, किसी एक का भी कमेंट आएगा तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब बारी आती है केमिस्ट्री की। बायो तो आप कर लेते हो, लेकिन कई बच्चे पूछ रहे हैं कि दीदी प्लीज़ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लेके आइए। तो हाँ, आप सही जगह हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ आपको उनको ढंग से याद करना है, और औरों को तो पढ़ना ही है, लेकिन इन टॉपिक्स को अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप इनको ढंग से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और देखो जैसे अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो तो वही चीज़ पढ़िए जो एनसीईआरटी में दी गई है। सेकंड पे है पीरियोडिक टेबल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस का वो जो ऑर्डर होता है सीरीज में और ग्रुप में, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, मोटी वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है थर्मोडाइनमिक्स। एक बात मेरी जरूर मानना कि ये जो थर्मोडाइनमिक्स वाला चैप्टर है आप इसको फिजिक्स के साथ पढ़ना। जैसे एक तरफ आप लिखना थर्मोडाइनमिक्स फिजिक्स, दूसरी तरफ लिखना थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री, तो इन दोनों को आप साथ में पढ़ना, क्योंकि इनके अंदर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में ऐसे था और फिजिक्स में अलग था, क्योंकि ये चेंज हो जाता है। तो आप प्लीज़ कंपैरिजन करके पढ़ना। अगर आपको मेरे शॉर्ट नोट्स चाहिए जो मैंने बनाए हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं वीडियो डाल पाऊंगी, किसी एक का भी कमेंट आता तो मैं ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी। इक्विलिब्रियम, इसके अंदर आप ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आयोनिक इक्विलिब्रियम ज़्यादा बढ़िया तो आप ओनली केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं। आयोनिक के अंदर अगर पीएच फॉर्मूला वगैरह के क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो देख सकते हैं आप। फिर आती है रेडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर भी आप जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन वगैरह, रिएक्शन, इक्विवेलेंट वेट वगैरह आप पढ़ सकते हैं। बैलेंस करना रिएक्शन को, ये इम्पोर्टेंट है। पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये आप एनसीईआरटी से पढ़िए। पी ब्लॉक हट चुका है, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात मानिए, इसको आप ज़रूर पढ़िए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये आ सकता है एग्जाम के अंदर। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर नोट से पढ़ रहे हो तो पहले आप देख लीजिए कि हेडिंग वो एनसीईआरटी में है या नहीं, फिर उसको नोट से पढ़िए। फिर एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिए कि हाँ मैंने पूरी चीज़ जो पढ़ी है वो एनसीईआरटी वाली पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, कुछ छूट तो नहीं गया, ऐसे देख लीजिए। सॉलिड स्टेट, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था जबकि ये चैप्टर हट गया था, तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को स्किप मत कीजिए। इसके अंदर भी आप फॉर्मूला वगैरह देखिए, और जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है वो सब पढ़ के जाइए, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन आता है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर से क्वेश्चन आया था लास्ट बार, पिछली बार। और हाइड्रोकार्बन वगैरह पढ़िए, और ओनली एनसीईआरटी से पढ़िए। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं पढ़िए। और हाँ, आप किसी भी रिएजेंट का नाम देखिए, उसकी स्ट्रक्चर वगैरह देखिए, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा, तो डीपली मत पढ़िए इतना, लेकिन जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको आप ढंग से याद कीजिए। और लाइन टू लाइन समझ में नहीं आ रही है तो पूछिए, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, वो ढंग से पढ़िए, उसको स्किप मत कीजिए। पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो आप
आज के आज ही करके मतलब रख दो। ये इजी चैप्टर है और इसके तो मेरा मानना है कि आपको बोनस में नंबर मिलते हैं, बोनस मिलता है इनका। तो बहुत इजी चैप्टर है, सबको याद हो जाते हैं इजीली। और फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें भी जैसे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आप नोट से पढ़िए। और फिर देखिए कि जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं वो मेरे नोट्स में इंक्लूड है या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके अंदर भी नोट्स पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कोई भी छूटना नहीं चाहिए, जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी कीजिए। सभी टॉपिक के अंदर एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल होने चाहिए आपके। बस केमिस्ट्री का तो इतना ही है। ये मतलब इसके अंदर भी आप कई टॉपिक छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये टॉपिक तो आप कम से कम करके जाइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक वगैरह आप छोड़ सकते हैं अगर छोड़ना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अभी टाइम है आपके पास में, तो ये सब प्लीज़ पढ़ के जाइए। अब बात आती है फिजिक्स की, जिसमें सबको डर लगता है, बट ऐसी बात नहीं है। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आप किसी का भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे अपन 10th के बाद में 11th में जाते हैं, अपने फिजिक्स आती है पहली बार, तो अपन को डर लगता है कि हाँ ये कैसे करेंगे, नया सब्जेक्ट है, अपन को कुछ नहीं आता। लेकिन जब बहन भाई को देखते हैं, अगर वो 11th क्लास में है, तो अपन को वो टॉपिक वगैरह ईजी लगने लगते हैं। तो वही बात है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। बल्कि मैं कहती हूँ तो इसमें तो कुछ रटना भी नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन। मेरा मानना है कि आप दोनों को साथ में कीजिए। ये दोनों टॉपिक है ना काफ़ी हद तक सेम है, तो दोनों को आप साथ करोगे तो दोनों टॉपिक भी आपके तैयार हो जाएंगे, बल्कि कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मेरे 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। दूसरे में आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर। ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, इसके अंदर हर साल क्वेश्चन आते हैं कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। फिर आएगा एमईसी एंड ईएमआई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर भी ओनली फॉर्मूला पढ़िए। फॉर्मूला के बाद में आप बस, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एक बार उसको पढ़ लीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए उसके अंदर। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, अगर कोई गलत होता है तो वापस नोट्स पे जाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया था और मेरे को आता भी है। रे ऑप्टिक्स पढ़िए और वेव ऑप्टिक्स पढ़िए। इसके अंदर मैं आपको बता दूंगी कि क्या क्या पढ़ना है आपको। और मॉडर्न फिजिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको मत छोड़ना। और इजी भी है, मैक्सिमम चीज़ें तो इसमें रटने वाली है, आप रट लोगे एग्जाम्पल वगैरह, फॉर्मूले वगैरह। और इनका जो फॉर्मूले हैं उनके क्वेश्चन भी जरूर करना, क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका फिजिक्स बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। फिजिक्स के क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सही ही नहीं होंगे, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह होती है और कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। और क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी सही होगा, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिर आता है अल्टरनेटिव करंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बात की हमने 12th की, अब आती है 11th की फिजिक्स की। इसके अंदर 1-2 बच्चों ने पूछा था कि दीदी मेरा 12th की फिजिक्स हो गई है बट मेरी 11th की बाकी है। तो मैं बता रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, तो प्लीज़ जो मैं टॉपिक बता रही हूँ वो उनको पढ़िए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, चाहे वो एक ही बच्चा क्यों ना हो, मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। कोई भी डाउट हो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेरे को सपोर्ट कीजिए। हम सुबह 8:30 पे जाते हैं पोस्टिंग, फिर आते हैं 5:30 पे। हमारे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं होता, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाने का। चाहे एक बच्चा ही क्यों ना हो, मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। फिर 11th की फिजिक्स की बात करते हैं। 11th में जैसे फर्स्ट पे आएगा फिजिकल वर्ल्ड एंड वेक्टर। इसके अंदर भी 100% क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ पढ़ के जाइए। स्क्रू गेज वगैरह इनके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके अंदर भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं नीट वगैरह के अंदर। यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। डायमेंशन वगैरह पूछ लेते हैं कि ये किसकी डायमेंशन है, ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। फॉर्मूला वगैरह पढ़ने हैं, जैसे 1D 2D प्रोजेक्टाइल मोशन इसके अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये इजी टॉपिक है, आप इनके अंदर आसानी से नंबर ला सकते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिक्स आपको आसानी से नंबर दिला सकती है। जैसे बायो के अंदर इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी, वैसे फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। लॉज ऑफ मोशन, WPE वर्क पावर एनर्जी एंड फ्रिक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आप पहले
आप फॉर्मूला पढ़िए, फिर उसको अप्लाई कीजिए कि क्या मेरे को अप्लाई करना आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिर वापस से नोट्स देखिए, डाउट पूछिए, फिर वापस से अप्लाई कीजिए। जब तक आपका क्वेश्चन सही नहीं हो जाता उसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। फिर रोटेशनल मोशन, आप चाहो तो उसको छोड़ सकते हो, बट मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगी, अगर आप वो भी पढ़ के जाओगे तो आप नंबर ला सकते हो उसके अंदर भी, इसका क्वेश्चन सही कर सकते हो। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, अगर मॉडरेट लेवल के भी आएंगे तो आप उनको सोल्व कर दोगे। फिर आती है थर्मोडाइनमिक्स, जो कि आपको केमिस्ट्री के साथ पढ़नी है, उसके साथ ही ये कवर हो रहा है टॉपिक। और फिर आती है केटीजी। केटीजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसके अंदर भी जो लास्ट में जो वेलोसिटी वगैरह है उनके अंदर से 100% क्वेश्चन आता है, ये पढ़ के जाना आप। फिर आती है एसएचएम, ये भी उसके अंदर भी आप फॉर्मूला वगैरह पढ़िए। इसका भी मैं आपको वीडियो बताऊंगी, इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। आपको इनके अलावा किसी चैप्टर के बारे में पूछना है कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और आपके लिए मैं हर वह वीडियो लेके आऊँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अभी 4 महीने बचे हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए।